नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2020 के अनुसार जो हमारा नया सिलेबस है उसके अनुसार हमारा कंप्लीट यहाँ पे चल रहा है कोर्स। इसके अंतर्गत हम जो है पेपर 2 यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र हमारा चल रहा है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन जो सेकंड है उसमें हम राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद सेकंड यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी यूनिट हम पढ़ने वाले हैं अभी इस लेक्चर से। तो यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए जो हमारा पहला प्रश्न पत्र है 3 घंटे का, दूसरा भी आपको 3 घंटे का देखने को मिलेगा, 300 नंबर के देखने को मिलेंगे। इसके बारे में सारी चीज़ें पहले बताई जा चुकी है। किस प्रकार आपका जो है प्रश्न पत्र जो पेपर आएगा आपका उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, किस किस प्रकार से मार्किंग रहेगी, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब की जा चुकी है। हम देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहली यूनिट ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी यूनिट भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी तीसरी यूनिट चलेगी। तीसरी यूनिट में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हम जो है संविधान के अंतर्गत जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, खास करके अगर बात करें ये किससे रिलेटेड है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये आपको पता होगा, नहीं भी पता तो आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके संदर्भ में हमको जन भागीदारी मतलब लोगों की यहाँ पे भागीदारी, शासन व्यवस्था में उनका क्या योगदान रहेगा, निर्णय प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहेगी, और जो स्थानीय शासन उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा जवाबदेही एवं अधिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के आयोग या कमीशन के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम। इसके अलावा हम देखेंगे सूचना आयोग, उसके अलावा देखेंगे महिला आयोग के बाद है मानव अधिकार आयोग, साथ में देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग आयोग। देखिए जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति दोनों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी, ये इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, परंतु 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ संविधान संशोधन 2018 में, तो उसको लेकर यहाँ देखें तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग जो है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड जो है उसको यहाँ पे मतलब संवैधानिक मान्यता दे दी गई। साथ में देखेंगे सीआईसी मतलब जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, जिसे हम सीबीसी पढ़ेंगे। सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सूचना आयोग के अंतर्गत आपको राज्य सूचना आयोग भी देखने को मिलेगा और मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग भी देखने को मिलेगा। फिर बाद में हम देखेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं के अंतर्गत देखेंगे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी और लोकतंत्र से संबंधित सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके अलावा समुदाय आधारित यानी कि जो सीबीओ है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। गैर सरकारी संगठन एनजीओ जिसे हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। साथ में स्व सहायता समूह जिसे हम एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। मीडिया की भूमिका और समस्याओं के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, इससे संबंधित विभिन्न जो हमारे अलग अलग जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिनके माध्यम से मीडिया का संचालन किया जाता है। तो इस प्रकार हमारी थर्ड यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम फोर्थ यूनिट शुरू करेंगे और फिफ्थ यूनिट। तो चलिए पहले तो हम थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थर्ड यूनिट हमारी है, आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं 73वां और 74वां संविधान मतलब जो संशोधन हुआ था, जिसमें जन भागीदारी और स्थानीय शासन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ, सबसे पहले हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसकी अगर बात करें तो आपको पता होगा, एक तो है केंद्र में सरकार आपको देखने को मिलेगी। एक कहाँ देखने को मिलेगी? केंद्र में देखने को मिलेगी। उसके बाद विभिन्न राज्य में आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे कहाँ थी? संविधान में थी। क्या हुआ? देखिए केंद्र के पास पावर थी और दूसरा राज्य के पास पावर थी। इसके अलावा नीचे आपको देखने को मिलेगा, नीचे आपको जिला देखने को मिलता है, तहसील देखने को मिलता है, उसके अलावा ग्राम पंचायतें देखने को मिलती है। तो उनका जो संचालन है कहाँ से किया जाता था? राज्य के द्वारा किया जाता था। नीचे आपको कोई ऐसा मतलब जो है पावर देखने को नहीं मिलती थी। तो ये संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था थी। परंतु जब बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके पश्चात यहाँ पे जो त्रिस्तरीय व्यवस्था आई, पंचायती राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं एक तो पंचायती राज व्यवस्था आई और एक नगर पालिका है संबंधित है। ठीक है, नगर निगम से संबंधित। तो देखिए यहाँ पे जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, जिसके अंतर्गत जो है एक प्रकार से ग्राम पंचायत से रिलेटेड मामला था और दूसरा था नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसके पश्चात यहाँ पे नीचे की व्यवस्था यानी कि जो हमको स्थानीय शासन है उसका यहाँ पे देखने को मिला सारी चीज़ें, और उसमें काफ़ी जो है फ़ायदा देखने को मिला। तो हम उसी के बारे में यहाँ पे विस्तार से पढ़ने वाले हैं।
तो देखिए स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको पता होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको बोला जाता है। और स्थानीय स्वशासन जो है एक प्रकार से शासन प्रणाली हम बोल सकते हैं जिसमें लोकतांत्रिक जो होता है, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक अगर बोले हम, लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है वो इसी के द्वारा यहाँ पे संभव हो गया है। अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए सेंटर के पास पावर है, तो वो जो उसकी पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे? राज्य को। अब राज्य के द्वारा भी हम देखें तो पंचायती राज व्यवस्था में नीचे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है पावर को अलग अलग स्तर पर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है? स्थानीय स्तर पर जो जनता है, जनता को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो, जनता जो है अपनी स्थानीय समस्याएं स्वयं हल कर सके और उसके लिए सक्षम उनको बनाया जा सके। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा क्या होता है, मतलब जो सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, इससे संबंधित जो विकास है उनके उन सभी दायित्वों का यहाँ पे निर्वहन किया जाता है। मतलब सभी प्रकार के डायमेंशन हम बोल सकते हैं, जैसे सामाजिक है, आर्थिक है और सांस्कृतिक, इन सभी के विकास के लिए जनता के दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। इस व्यवस्था की मूल अगर हम देखें, मूल जो अर्थ है उसकी अगर बात करें तो समाज के सभी वर्गों को क्या है, जो शासन है, शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी यहाँ पर की जाए, इसका उद्देश्य होता है स्थानीय स्वशासन का। ताकि जो सभी निर्णय मतलब जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय और जो नीति निर्माण है, उन सभी से संबंधित जो जनता को उससे जुड़ाव किया जा सके, उससे जोड़ा जा सके। इससे क्या होगा, समाज का चारों डायमेंशन में हम देख सकते हैं सर्वांगीण विकास होगा। और स्थानीय स्वशासन उसके दो प्रारूप हम देख सकते हैं, दो प्रकार से दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक तो नगर पालिका, ये 74वां संविधान संशोधन से है, और दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था, ये 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, दोनों 1992 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ आगे धीरे धीरे देखने वाले हैं। तो देखिए स्थानीय स्वशासन के बारे में हमने बेसिक चीज़ें जाने, अब आवश्यकता क्या है इसकी, या इसका महत्व क्या है, मतलब क्यों ये जरूरी है स्थानीय स्वशासन हमारे लिए, तो हम उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से जान सकते हैं। तो आपको पता है हमारा जो भारत है, भारत कहाँ बसता है? गाँव में। तो हम सिंपल बोल सकते हैं गाँव मतलब गाँव में बसता है। तो टोटल जो है 70% के आसपास जो जनता है वो कहाँ निवास करती है? वो गांव में निवास करती है। और जब गांव यहाँ पे सक्षम नहीं होंगे, गांव यहाँ विकसित नहीं होंगे, तो सिंपल सी बात है भारत का विकास हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसी को लेकर यहाँ पे हमको इसकी आवश्यकता काफ़ी महत्व और इसकी आवश्यकता देखने को मिलती है। तो जो ग्रामीण स्तर है, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन का विशेष महत्व हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहली बात तो देखें तो समझने में सहायक का मतलब क्या है? स्थानीय स्वशासन में जो ग्रामीण जनता स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझती है और उनके जो समाधान है उसको भी आसानी से ढूंढ सकती है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन समझने में सहायक होता है ग्रामीण जनता के। दूसरी चीज़ बात करें तो राजनीतिक समझ को एक प्रकार से परिपक्व बनाती है। मतलब जो स्थानीय लोग मतलब स्थानीय स्वशासन कहाँ होगा? स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं उनके तरफ हो सकता है। तो स्थानीय जो संस्थाएं हैं जो स्थानीय स्वशासन में रहती हैं वो क्या करती है? लोगों की राजनीतिक समझ को परिपक्व बनाती हैं और लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि को वहाँ पर चुनते हैं और अपने आसपास की जो घटनाएं हैं उन पर भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, जैसे हमने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात किए थे, वैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि मेन जो है गवर्नमेंट का जो सबसे टॉप लेवल अगर बात करें तो राष्ट्रपति होता है और कार्यकारी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। दूसरी चीज़ हम बात करें राज्य के लेवल पर तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के बाद नीचे अगर बात करें तो नगर पालिका और नगर पंचायत जो रहती है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो उसमें हमको पावर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार अगर देखें तो जो सत्ता है उसका भी हमको विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में यहाँ पे जो है पावर देखने को मिलती है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब स्थानीय संस्थाएं निचले स्तर तक विद्यमान हो, मतलब ग्राम पंचायती व्यवस्था, जो पंचायती व्यवस्था है और नगर पालिका इससे संबंधित प्रावधान हो, तभी ये संभव हो सकता है। क्योंकि केंद्र या राज्य सरकार के लिए जो है, जैसे मान लीजिए केंद्र गांव तक यानी सुदूर गांव तक पहुंचना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे स्थानीय लेवल पर संस्थाएं होना चाहिए। तो स्थानीय लेवल पर जो संस्थाएं होती है समस्याओं का तत्काल हल निकालना वहाँ संभव हो जाता है और स्थानीय समस्या का निदान वही लोगों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। दूसरी चीज़ हम बात करें जो स्थानीय समस्या है, स्थानीय समस्या के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो जनता है, जनता शासन से अत्यंत निकट पहुंच सकती है और जनता जो है, जनता और शासन के मध्य एक प्रकार से सहयोग की स्थिति देखने को मिलती है और काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे भारतीय उत्थान हेतु एक प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब जनता और प्रशासन में क्या होगी, कनेक्टिविटी होगी, तो भारत का उत्थान स्वाभाविक तौर पर हो पाएगा।
साथ में देखें राजनीतिक जो चेतना है, राजनीतिक समझ है, उसका भी विकास देखने को मिलता है, जो ग्रामीण जनता उसमें, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण बात हम इसको बोल सकते हैं, जिससे क्या होगा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप और भी मजबूत देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ अगर बात करें, सत्ता व निर्णय प्रक्रिया में जो है जनता का भागीदार यहाँ पर बनाया जाता है जनता को, तो स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ये सारी चीज़ यहाँ पर संभव हो जाती है। सभी वर्गों को यहाँ पर सत्ता और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, और ताकि मतलब सामाजिक जो न्याय है उसकी स्थापना भी किया जा सके, सबको समान न्याय की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराई जा सके। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं, नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है, ग्रामीण भारत की जो समस्या है उससे भी अवगत किया जा सकता है। जो राजनीतिक होते हैं, राजनीतिक मतलब बड़े बड़े जो नेता होते हैं, उनको जो ग्रामीण लेवल की जो समस्या है उससे भी अवगत किया जा सकता है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था। तो जो पंचायती राज संस्था होती है, विधायक एवं जो मंत्री होते हैं, उनको राजनीति का प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान कर देश का भावी नेतृत्व, यानी जो भविष्य एक प्रकार से है उसके लिए एक नेतृत्व प्रदान करती है, जिससे ये सारी समस्याओं से अवगत होते हैं। और इस प्रकार ग्राम में अगर देखें तो उचित नेतृत्व का निर्माण होता है, लीडरशिप का निर्माण होता है। साथ में हम देखें तो देखिए, विकास कार्यों में जनता की अभिरुचि बढ़ाने में पंचायतों का प्रभावी योगदान भी हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ जो पंचायती होती है, पंचायत जो होती है लोकतंत्र की प्रयोगशाला के रूप में अपनाई जाती है, एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट हम बोल सकते हैं। और ये जो होती है नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा भी देती है, साथ ही उनमें नागरिक गुणों का भी विकास करने में सहायता प्रदान करती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पंचायत जो है, पंचायती या स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, आपको समझ में आ गया होगा, और काफ़ी महत्व इनका देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से लिखना है। दूसरी चीज़, अगर आपको क्वेश्चन आए कि स्थानीय स्वशासन का महत्व बताइए, तो भी आपको यही आंसर लिखना है। तो आप अपने अनुसार जो अपनी समझ, जैसे मेन पॉइंट मैंने बता दिया हूँ, वो कुछ डिस्क्राइब भी किया हूँ, तो आप अपने अनुसार इनको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मतलब इस प्रकार आप रिवीजन करके तैयारी कर सकते हैं। देखिए जो है मतलब लाइव क्लास जिसमें आए थे, सभी लोग पूछते हैं नोट्स कैसे बनाना। देखिए अगर नोट्स बनाते आप, तो नोट्स बनाते तो क्या करिए, इस लेक्चर को कम से कम आप 2 से 3 बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि किस प्रकार से पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें किसके अंतर्गत है। तो आपको ज़्यादा टीपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नोट्स बनाते हो आप, और जितनी भी चीज़ें मैंने बोला हूँ सारी चीज़ अगर लिखते हो, तो आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप एक ग्रंथ बना रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात, बहुत अगर हैवी नोट्स बनाते हो तो रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन करने में आपको खुद डर लग जाएगा। तो आप लेक्चर को सबसे पहले 2 से 3 बार पढ़िए। जब आप तीसरी या चौथी बार पढ़ते हो, तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में इस चीज़ को समझने के लिए दिमाग में एक खाका या फिर एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अगर लिख देते हो तो आपका नोट्स बन गया, सिंपल सी बात है। तो मेरा पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि जो मैं यहाँ देखिए आवश्यकता के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ 8 पॉइंट लिखा हूँ, तो 8 पॉइंट आप भी अपने पेज में दर्शाइए छोटी सी जगह में, और आप अपने दिमाग में रखिए कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप रिवीजन करिए, आपको पूरा टिप्पणी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप लेक्चर को 2-3 बार देख लीजिए। पहली बार में कोई नोट्स नहीं बनाएगा, पहली बार में अगर नोट्स बनाएंगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, क्योंकि पहली बार में नोट्स बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा, तो आप दूसरी या तीसरी बार नोट्स बनाइए तो आपको कम समय लगेगा। देखिए यूट्यूब में एक फैसिलिटी भी है, यूट्यूब में एक फैसिलिटी है, नीचे आप सेटिंग के बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको प्लेबैक स्पीड के जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप मेरी स्पीड को और बढ़ाकर भी सुन सकते हो अगर आपकी कैपेसिटी है तो। हालांकि मेरे द्वारा मतलब काफ़ी तेज बोला जाता है, मतलब मैं धीरे नहीं पढ़ाता, मेरी आदत भी नहीं है धीरे पढ़ाने की, पर फिर भी अगर किसी को लगता है कि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए तो आप मेरी स्पीड को 150 में पहुँचा सकते हो, ठीक है, 125 में, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब में सारी फैसिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ देखते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ के अंतर्गत हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। विभिन्न प्रकार की जो समिति है, आयोग है, उनकी रिपोर्ट देखने को मिलेगी, उनकी सिफारिशें देखने को मिलेगी, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से जो है इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्रक्रिया देखेंगे कहाँ से इसका प्रारंभ होता है। तो देखिए जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था 1947 की बात करते हैं, तो 1947 में जो है उसके बाद गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का सपना था कि हमारा जो गांव है वो भारत, मतलब एक प्रकार हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है। तो उनका उद्देश्य था कि अगर गांव का विकास कर दिया जाए तो संपूर्ण भारत का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। इसी को लेकर डीपीएसपी में आप देख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें आर्टिकल नंबर 40 क्या बोलता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। हालांकि राज्य का ये क्या है, कर्तव्य है, तो कर्तव्य को फॉलो करना नहीं करना बात बराबर है, ठीक है। मतलब इसको लेकर हम कोर्ट में जा नहीं सकते, ये बाध्य नहीं है राज्य इसको करने के लिए। परंतु संवैधानिक मान्यता इसको कब दे दी गई,
73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि 1992 के तहत। तो उस तक की जो पूरी प्रोसेस है 1992 तक की, यानी कि 1947 से लेकर 1992 तक की जो सारी प्रोसेस है, किस किस प्रकार जो है इसको संवैधानिक मान्यता मिली, मतलब कितनी कठिनाइयों के बाद, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसी को यहाँ आप देख सकते हैं हम, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ। तो जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो गांधी जी के जो है एक प्रकार से ग्राम स्वराज का जो संकल्पना थी उसको साकार करने का यहाँ पे उद्देश्य है, पंचायती राज व्यवस्था का एक प्रकार से उस पर विशेष बल दिया गया है। मतलब गांधी जी के जो सपना है या उसका जो उनका जो एक प्रकार से निश्चय था, उसको सफल करने के उद्देश्य से इस प्रकार यहाँ पर यह व्यवस्था की गई पंचायती राज से संबंधित, इस पर बल दिया गया। और महात्मा गांधी जी बोलते थे, यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा। मतलब जो भारत है वो गांव में बसता है, तो गांव का विकास सबसे सर्वोपरि उन्होंने माना था। गांव की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति एवं प्रगति है, ऐसा उनका मानना था। भारत के संविधान निर्माता भी इस तथ्य से भली भांति क्या थे, परिचित थे। मतलब उनको भी ऐसा मतलब पता था कि गाँव का अगर विकास है तो भारत का विकास संभव होगा। और आर्टिकल नंबर 40, जैसे कि मैंने अभी बताया हूँ, जो पंचायती राज व्यवस्था उसके गठन की यहाँ पे बात कहता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य का दायित्व होगा। ठीक है, हमारे लिए नीति निर्देशक तत्व है ये, परंतु राज्य के अंतर्गत ये दायित्व माना जाता है राज्य के लिए। ठीक है, जैसे हमारे कुछ दायित्व होते हैं, परंतु हमारे दायित्व हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमको यहाँ पे कोई सजा नहीं मिलती, उसी प्रकार राज्य के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अनुच्छेद नंबर 40 जो है उसको क्रियान्वित करने के लिए जो पंचायती राज है उसमें एक सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसका मंत्री मतलब जो है एक व्यक्ति जिसका नाम था एस के डे को बनाया गया। और जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का इसका प्रारंभ किया गया। और इस कार्यक्रम को उद्देश्य क्या था, सामान्य जनता को विकास प्रणाली से अधिक जो है सहाय युक्त करना है। परंतु बाद में अगर देखें तो इसका एक प्रकार से असफल होते हुए दिखा। और जो कार्यक्रम है मतलब एक प्रकार से जो ब्लॉक है, ब्लॉक को एक इकाई मानकर उसके विकास हेतु सरकारी कर्मचारियों के साथ जनता को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता को यहाँ पे कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो फलस्वरूप अगर देखें तो जो एक प्रकार से सीमित और असफल इसको हम बोल सकते हैं। इसी के अलावा 2 अक्टूबर 1953 को, एक साल बाद मतलब एक वर्ष पश्चात हम देख सकते हैं 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ किया गया, परंतु वो भी असफल रहा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये काफ़ी कोशिशें हमको असफल होती हुई दिखती हैं। फिर हम देख सकते हैं विभिन्न समितियां हमको देखने को मिलेगी जो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर सिफारिश करती है किसकी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो हम देख सकते हैं सभी के बारे में। देखिए सबसे पहली हम देख सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कब मतलब जो है इसको गठन किया गया था। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि हमने पहले पढ़ा है और राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये दोनों यहाँ पे असफल हो गई थी। कौन कौन सी, एक तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में जो शुरू हुआ था सामुदायिक मतलब जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा है, ये दोनों की असफलता के पश्चात हम देख सकते हैं 1957 में हमको जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने के लिए जो सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और ये जो है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में यहाँ पर ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु ग्राम से लेकर जिला तक, मतलब ग्राम से लेकर जिला तक हम बोल सकते हैं तीन स्तर कौन कौन से हो गए, एक तो ग्राम हो गया, एक तो जनपद हो गया और एक जिला हो गया। 3 स्तर की यहाँ पे व्यवस्था का सुझाव दिया। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे नीचे स्तर पर ग्राम था, दूसरे स्तर पर जनपद मतलब ब्लॉक स्तर हम बोल सकते हैं, और ब्लॉक स्तर पर मतलब पंचायत समिति थी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत थी और जिला स्तर पर जिला परिषद थी। 3 यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था का गठन मतलब यहाँ पे सिफारिश की गई बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। साथ में हम देख सकते हैं समिति ने यह भी सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायती समिति के स्तर पर भी होनी चाहिए। और जो मेहता समिति है यानी बलवंत राय मेहता समिति है उसकी सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद आपको पता है क्या है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, जो एक प्रकार से योजना जो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी उसको एक प्रकार से हरी झंडी दिखाने का काम करती थी। तो जो एनडीसी है राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके द्वारा 1958 में इसको बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश है उसको राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में स्वीकार कर लिया गया। और इस सिफारिश के आधार पर राजस्थान के अंतर्गत हम देख सकते हैं राजस्थान विधानसभा ने 2 अक्टूबर 1959 को, ये देख सकते हैं आप, 2 सितंबर 1959 को यहाँ पे पंचायती राज अधिनियम को पारित कर दिया। और इस अधिनियम के तहत हम देख सकते हैं 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के अंतर्गत एक जो है नागौर नाम का जिला है,
उसमें प्रधानमंत्री द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। बाद में हम देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलती है, यानी कि 1959 में भी 1959 में ही हमको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। साथ में फिर हम देखें यहाँ पे 1960 की अगर बात करें तो 1960 में हमको अन्य जगह जैसे कि असम है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में। 1962 में हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। 1963 में हमको गुजरात में। 1964 में पश्चिम बंगाल में। तो ये सारी जगह हमको धीरे धीरे इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। तो ये तो थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति, उसकी सिफारिश पर ये काम किए गए। ठीक है, अब आगे कैसे ये विफल होते हैं, किस प्रकार हम देख सकते हैं इसमें कुछ कमी देखने को मिलती है, तो आगे धीरे धीरे जो है अन्य समितियों के बारे में भी हमको देखने को मिलता है। जैसे दूसरी समिति हमको देखने को मिलती है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए बलवंत राय मेहता समिति की यहाँ पे सिफारिश के आधार पर इसका जो है गठन किया गया था। मतलब उनकी जो बलवंत राय मेहता समिति है उसमें पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारी कमियां देखने को मिली, तो उन कमियों को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अब यहाँ देखिए अशोक मेहता समिति यहाँ पे 1977 में देखने को मिलती है। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे को क्या कर दिया गया, मतलब कैंसिल किया, और क्या सिफारिश की, 2 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। 2 स्तरीय व्यवस्था क्या थी वो हम आगे देखने वाले हैं। जैसे एक बात करें हम, जो ग्राम स्तर है उसको गायब कर दिया गया, मतलब एक मंडल मतलब तहसील लेवल का देखा गया, मतलब एक तहसील होनी चाहिए तहसील लेवल पर, जनपद लेवल पर, और एक जिला लेवल पर होनी चाहिए। ग्राम लेवल को इन्होंने क्या कर दिया, मतलब हटा दिया, और 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पर सिफारिश की। किसने, अशोक मेहता समिति के द्वारा 1977 में। और यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए 2 स्तरीय मतलब एक प्रकार से जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला इन्होंने माना, और जिला स्तर के नीचे मंडल, जो कि हमने बात करें मंडल पंचायत का गठन इन्होंने किया, जिसमें करीब 15,000 से लेकर 20,000 जनसंख्या एवं 10 से 15 गांव शामिल हो। इस प्रकार यहाँ मंडल जो है पंचायत की गठन की बात कही गई। ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए, ये भी इन्होंने बात कही। इसके अलावा चुनाव की अगर बात करें तो जो मंडल है, मंडल में हम देखें तो मंडल मतलब जो एक प्रकार से जनपद है, मंडल का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष, मतलब जनता सीधे उसको चुनेगी। और जिला लेवल पर, मतलब इसके ऊपर वाला जो है जिला लेवल पर, उसका जो चुनाव होना चाहिए अप्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनता मतलब जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसके द्वारा इनको चुना जाना चाहिए अध्यक्ष को। इस प्रकार हुआ वो अप्रत्यक्ष। कार्यकाल इनका रहेगा 4 वर्ष का, ये भी इन्होंने डिफाइन किया, मतलब इनकी सिफारिश थी। और विकास योजनाओं को जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, और क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, मंडल के द्वारा, मतलब जिला लेवल के द्वारा जो है नीतियाँ बनाई जाएगी और मंडल के द्वारा उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इनके द्वारा सिफारिश की गई। पंचायतों के निर्वाचन में सभी स्तर पर राजनीतिक दलों का मतलब राजनीतिक दल है उनको भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। और इस समिति की जो सिफारिश है उसको अपर्याप्त मानकर क्या कर दिया गया, कैंसिल या नामंजूर कर दिया गया। तो ये हमको देखने को मिलता है अशोक मेहता समिति के बारे में। नेक्स्ट देखने को मिलता है डॉक्टर GBK राव समिति। ठीक है, GBK राव समिति हमको देखने को मिलती है और इसका जो गठन है 1985 में किया गया था। ठीक है, जो डॉक्टर GBK राव है उसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है और समिति को कार्य सौंपा जाता है क्या, जो ग्रामीण है, ग्रामीण के अंतर्गत विकास तथा जो गरीबी है, गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करे। इस प्रकार इसको टारगेट मिला, किसको, जो ये समिति है डॉक्टर GBK राव समिति, इसको यहाँ पे टारगेट मिला था। समिति के राज्य स्तर पर हम देखें तो राज्य जो परिषद है यानी राज्य विकास परिषद देखने को मिली, और जिला लेवल पर जिला विकास परिषद देखने को मिली। ठीक है, और मंडल स्तर पर अगर देखें तो मंडल पंचायत देखने को मिली, और ग्राम सभा का यहाँ 4 प्रकार से हमको यह गठन की सिफारिश देखने को मिलती है, यानी कि राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम सभा, इनका गठन देखने को मिला और इसकी सिफारिश इन्होंने की थी। इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति तथा जो जनजाति है और जो महिलाएं है उसके आरक्षण से संबंधित भी बात कही, जो हम आगे देखने वाले पंचायती राज व्यवस्था में। तो ये सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पर सिफारिश की थी। नेक्स्ट बात करें डॉक्टर LM सिंघवी की, तो LM सिंघवी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए इसका गठन जो है, मतलब पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की समीक्षा तथा सुधार हेतु 1986 में इसका गठन किया गया था। और जो सिंघवी समिति है हम देख सकते हैं डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में की गई थी। समिति ने जो स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर नियमित रूप से कराने की महत्वपूर्ण सिफारिश की। इसके अलावा अगर देखें तो इन्होंने न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय की स्थापना तथा पंचायतों को अधिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो वित्तीय संसाधन है उसको उपलब्ध कराने की भी बात कही, मतलब इन्होंने ये सिफारिश की थी। तो ये देखें हमने डॉक्टर LM सिंघवी की बात करें यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो समिति आई जिसके बारे में हम देखने वाले हैं,
पी.के. थुंगन समिति। तो पी.के. थुंगन समिति की अगर बात करें तो इसका जो गठन है 1988 में पी.के. थुंगन समिति का गठन किया गया था और पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, याद रखना आपको। समिति ने अपना जो रिपोर्ट है अपनी प्रतिवेदन में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए 64वां संविधान संशोधन यहाँ पे लोकसभा में पेश किया गया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में इसको समाप्त कर दिया गया। तो इस हिसाब से अभी भी इसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिलती है। कब? 1988 में। पर 4 साल बाद हमको देखने को मिलेगा 1992 में। तो आगे उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992 की। तो यहाँ देख सकते, देखिए इस समय हम देखें तो इस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ये पी.वी. नरसिम्हा थे। पी.वी. नरसिम्हा यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। कब? जब 1992 में संशोधन हुआ। तो इनके द्वारा जो है पंचायत से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा देने हेतु 73वां संविधान संशोधन यहाँ पे विधेयक जो संसद में लाया गया, जिसके अंतर्गत देखें तो लोकसभा में ये जो है 22 दिसंबर 1992 को यहाँ पे लोकसभा में पास हुआ। राज्यसभा की अगर बात करें तो एक दिन पश्चात 23 दिसंबर 1992 को कहाँ? राज्यसभा में पारित हुआ। और साथ में जो 17 राज्य विधानसभा, यानी कि टोटल जो है हमारे यहाँ देश में हम देख सकते हैं 28 राज्य अभी वर्तमान में, उस समय की बात छोड़िए, तो ये टोटल राज्य विधानसभाओं के द्वारा अनुमोदित किया गया, पारित किया गया, और मतलब यहाँ प्रस्ताव एग्री किया गया उनके द्वारा। और उसके पश्चात राष्ट्रपति महोदय को 20 अप्रैल को, ठीक है, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से मतलब एक प्रकार से मुहर लगा दी। ठीक है, ओके, यहाँ पे कर दिया। और लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 24 अप्रैल को। तो आपको कुछ याद आया होगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। इसी के कारण यहाँ पे ये मनाया जाता है। तो याद रखना है, 2 चीज़ यहाँ कवर हो गई आपकी, एक तो 73वां संविधान संशोधन और दूसरी चीज़ आपको पंचायती राज दिवस के रूप में भी पता चल गया, मतलब पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। तो ये तो देखिए हमने पूरी कहानी, मतलब अब आपको फाइनली समझ में आ गया होगा पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ। तो अगर ये 5 नंबर में आता तो आपको 5 नंबर में ऐसा मतलब इतना डिटेल में तो लिखना ही है, पर अगर ये आता है 11 नंबर में, तो 11 नंबर में आता तो आपको 200 शब्दों के आसपास यहाँ पे कंप्लीट तौर पर लिखना है। तो आप अपने अनुसार ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पंचायती राज जो स्वशासन, स्थानीय स्वशासन है, उसकी आवश्यकता। पहला क्वेश्चन आप जो है लेक्चर अगर देख रहे हैं तो आप देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा यहाँ पे, पंचायती जो स्थानीय स्वशासन उसकी आवश्यकता या महत्व को समझाइए। ये 5 नंबर में भी आप लिख सकते हैं और दूसरा आप 11 नंबर में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखें तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ, इसको भी आप 5 नंबर में और 11 नंबर दोनों में लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे आपको अगर क्वेश्चन आता है 5 नंबर में 73वां संविधान संशोधन को समझाइए, तो आप ये सारी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर 11 नंबर में आता है तो 11 नंबर में आपको बहुत सारी चीज़ लिखने पड़ेगी, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। 11 नंबर में आता है उसके लिए आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे अब बात करें हम फाइनली पंचायती राज की। तो पंचायती राज की अगर बात करें तो आपको पता होगा अभी हमने पढ़े हैं 73वां संविधान संशोधन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के बारे में। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज जो संस्था है उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और इस संविधान संशोधन के पश्चात हम देख सकते हैं संविधान में एक नया भाग जुड़ा जिसका नाम था भाग 9। ठीक है, और 16 नए अनुच्छेद जुड़े। 16 नए अनुच्छेद कौन कौन से आपको देखने को मिलेगा, 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, ये प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं, ओ है, 0 नहीं है, तो ओ तक। अब ये लास्ट में देखिए अलग अलग से लगा, 243 के अंतर्गत ही हमको टोटल 16 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। 243 से आगे नहीं बढ़ी है 44 तक, उसी के अंतर्गत ये पे मतलब 243A 243B ऐसा जोड़ दिया गया, तो ओ तक यहाँ पहुँचे। 16 टोटल आर्टिकल हमको देखने को मिलते हैं। और पहले जो है संविधान में 8 अनुसूची हुआ करती थी, फिर एक 9 जुड़ी भूमि से संबंधित, उसके बाद देखें भूमि सुधार से संबंधित, और उसके बाद नेक्स्ट जुड़ी 10वीं दल बदल से संबंधित। अब जो देखने को मिलेगी नेक्स्ट आपको इस संशोधन के पश्चात 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज से संबंधित सारे विषय यहाँ शामिल किए गए। और टोटल विषय यहाँ कितने थे, मतलब टोटल विषय के मतलब इसके अंतर्गत कितनी शक्तियाँ थी पंचायती राज से संबंधित, टोटल 29 हमको देखने को मिलती है। 29 विषय पर ये कार्य करेगी। ठीक है, तो वो कौन कौन से 29 विषय होते हैं वो हमको अभी डिटेल में नहीं जानना, आप सिर्फ इतना याद रखिए 29 विषय थे जिन पर पंचायत को कानून बनाने की शक्ति यहाँ पे दी गई। जैसे कानून बनाने की शक्ति से आपको याद आता है सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसके अंतर्गत हमने पढ़े थे सूची के बारे में।
सूची के बारे में पढ़े थे। सूची में आपको देख सकते हैं केंद्र मतलब एक संघ सूची देखने को मिली थी जिसमें केंद्र को कानून बनाने का था, एक राज्य सूची जिसमें राज्य को कानून बनाने का था, और तीसरी थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे, परंतु अगर झगड़े की स्थिति होती है, विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र यहाँ भारी होगा। ठीक है, केंद्र के द्वारा जो कानून है वो यहाँ पे इसको ओवरलैप कर जाएगा। उसी प्रकार पंचायत को यहाँ पे 29 विषय दिए गए हैं कानून बनाने से संबंधित। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से बताना आपको, केंद्र के मतलब जो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें कितने कितने विषय आपको देखने को मिलते हैं, अभी आप संख्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है, पीछे पढ़ चुके हैं हम इसके संबंध में। चलिए इससे संबंधित हम सारी चीज़ें जानेंगे। पंचायती राज से संबंधित क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो हमको देखने को मिलता है ग्राम सभा के बारे में, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों का कार्यकाल और पंचायत में जो सदस्य की योग्यता और अयोग्यता होती है उसके संबंध में हम ये चीज़ें जानेंगे। पहली चीज़ होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा होती क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे कोई ग्राम है मतलब कोई गांव है, उसमें एक निर्वाचक नामावली होती है जिसमें सदस्यों के नाम दर्ज होते हैं। तो उन व्यक्तियों को एक सामूहिक रूप से अगर बोलें तो उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से हम बोल सकते हैं ग्राम सभा। ठीक है, और ग्राम सभा में जो है उसमें 200 मतलब एक प्रकार से ग्राम सभा के लिए ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक यहाँ जनसंख्या होना आवश्यक है, और ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव यहाँ पे क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। इसकी बैठक की अगर बात करें तो वर्ष में 2 बार होती है। ठीक है, वर्ष में जो एक वर्ष है, एक वर्ष में 2 बार यहाँ बैठक होना जरूरी है, 6-6 महीने आगे पीछे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। इस संबंध में सदस्य जो है, सदस्यों को 15 दिन पूर्व यहाँ लिखित सूचना देना होता है, लिखित नोटिस देना होता है, और बैठक जो है बुलाने का अधिकार किसको होता है, ग्राम के प्रधान को होता है। ग्राम के प्रधान को हम अध्यक्ष बोल सकते हैं, सरपंच बोल सकते हैं, मुखिया बोल सकते हैं या ग्राम प्रधान बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ग्राम सभा की जो बैठक है उसमें देखिए जो सदस्य है मतलब कोरम आपने सुना होगा, कोरम आपने सुना होगा, गणपूर्ति जिसे बोलते हैं कोरम। जैसे 200 सदस्य है तो 200 सदस्य की अगर बात करें तो ऐसे मिनिमम सदस्य इतने में, जैसे मान लीजिए कोई 200 सदस्य है, 200 सदस्य तो पूरे उपलब्ध नहीं होंगे हर समय, तो ऐसे मिनिमम सदस्य की संख्या बताइए जिससे बैठक का जो है मतलब बैठक आगे बढ़ाई जा सके या बैठक स्थापित की जा सके। तो मिनिमम सदस्य हम बोल सकते हैं टोटल सदस्यों का 5वां भाग। तो 5वां भाग कितना होगा, 40 लोग। तो अगर 40 लोग यहाँ उपस्थित हो जाते हैं तो क्या होगा, बैठक को आयोजित कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक के लिए जो सदस्य की संख्या हो उसमें से 5वें भाग को यहाँ उपस्थित होना जरूरी था, उसी को यहाँ पर कोरम बोला जाता है। और प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होता है जिसको सरपंच भी बोलते हैं, ग्राम का प्रधान भी बोलते हैं, और या फिर ग्राम का मुखिया भी बोला जाता है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ अन्य सदस्य होंगे। तो इस प्रकार ग्राम सभा का यहाँ पे गठन हम देख सकते हैं। दूसरी बात हमको देखने को मिलती है पंचायतों का गठन। तो पंचायतों का गठन किसमें है, अनुच्छेद नंबर 243 के बी में देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत राज है उसका प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर हमको ग्राम पंचायत देखने को मिलती है, मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत देखने को मिलती है, और जिला पंचायत हमको देखने को मिलती है जिला स्तर पर। तो इन तीनों चीज़ों का गठन हमको देखने को मिलता है अनुच्छेद नंबर 243 के बी में, जिसको बोलते हैं पंचायतों का गठन। यदि किसी राज्य की जनसंख्या हम देखें तो 20 लाख से अगर कम है, 20 लाख से कम है, तो वहाँ मध्यवर्ती स्तर की पंचायत देखने को नहीं मिलेगी, यानी जनपद पंचायत हमको देखने को नहीं मिलेगी अगर 20 लाख से कम है जनसंख्या। यहाँ देख सकते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल मतलब होता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आप देख सकते हैं वहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने को मिलेगा पंचायतों की संरचना कैसी होनी चाहिए, पंचायतों में मतलब जो स्ट्रक्चर है वो उसका कैसा होना चाहिए। तो पंचायतों के साथ देख सकते हैं, देखिए ग्राम की अगर बात करें तो ग्राम में जो है इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ग्राम स्तर पर जो भी अध्यक्ष होता है ग्राम का, उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो सरपंच है, जो भी प्रतिनिधि, उनका चुनाव होता है। और जिला और जनपद के अंतर्गत जो भी अध्यक्ष चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे, मतलब यहाँ पे ग्राम के द्वारा कोई प्रतिनिधि चुनकर आएगा और प्रतिनिधि के द्वारा इनके अध्यक्ष को चुना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जनता सीधे भागीदार नहीं हो रही, हालांकि जनता का किसी न किसी प्रकार से हाथ है, तो फिर भी वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होगा, जनपद और जिला का, और ग्राम का होगा प्रत्यक्ष रूप से। और ग्राम स्तर पर जो पंचायतें उनके अध्यक्ष का चुनाव अगर देखें तो राज्य के विधानमंडल द्वारा, मतलब ग्राम स्तर पर जो अध्यक्ष है उसका चुनाव कैसे होगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। क्योंकि इनका जो चुनाव है कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ यहाँ पे राज्य तक यहाँ चुनाव करवाता है, पर राज्य के नीचे की अगर बात करें तो वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा काम किया जाता है।
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों का मध्यवर्ती तथा जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व यानी पदेन सदस्य के रूप में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के नियत किया जाएगा। मतलब जनपद या जिला पंचायत में कोई व्यक्ति अगर अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है या फिर ऑटोमेटिक इनके जो राज्य विधान परिषद या लोकसभा के जो भी सदस्य हैं उनको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सदस्यता मिल जाएगी, पदेन सदस्य के रूप में सदस्यता मिल जाएगी और ये सारे नियम बनाने का काम राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा ये काम किया जाएगा। फिर देखते हैं पंचायतों में आरक्षण की स्थिति। तो आरक्षण हमको 3 चीज़ों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए SC और ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति साथ में महिला, तो तीनों की अगर बात करें तो इनके स्थानों के आरक्षण का प्रावधान मतलब हम देख सकते हैं, जिसमें से ST और SC जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। और महिला का आरक्षण की अगर बात करें, महिला का आरक्षण पूर्व निर्धारित है यानी कि 1/3 यहाँ पे इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है परंतु 1/3 से कम आरक्षण नहीं होगा। कभी कभी हमको OBC से संबंधित यानी कि अधिनियम जो है राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अदर बैकवर्ड जो कमीशन है, हम देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग जो कम्युनिटी है, अदर बैकवर्ड जो कम्युनिटी है, जो OBC है जिसे हम बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, उसको भी किसी स्तर पर पंचायतों में या अध्यक्षों के पद पर क्या कर सकता है, आरक्षण दे सकता है। और ये काम जो है राज्य विधानमंडल को देखने को मिलता है, मतलब राज्य विधानमंडल इससे संबंधित यहाँ पर विधि बना सकता है। तो ये तो फाइनली डिफाइन है, इनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलेगा और महिलाओं को 1/3 से कम नहीं होगा। OBC को राज्य विधानमंडल की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। फिर बात करते हैं पंचायतों का कार्यकाल। तो पंचायतों का कार्यकाल नॉर्मली तो 5 वर्ष का होता है, पर कभी कभी जो है इसका विघटन भी देखने को मिलता है। तो 5 वर्ष के पहले अगर विघटन हो जाता है तो किया जा सकता है इनका विघटन, ठीक है। तो विघटन करने के पश्चात हम देखें तो यहाँ पे पुनः चुनाव की व्यवस्था देखने को मिलती है। पुनः चुनाव विघटन के 6 महीने के अंदर, मतलब देख सकते हैं हम विघटन की दशा में 6 महीने के अंदर, जब से विघटन हुआ उसके बाद 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव होना अनिवार्य है। और जो नेक्स्ट जो कार्यकाल रहेगा व्यक्ति का, जो भी पंचायत बनेगी, अध्यक्ष बनेगा, सरपंच बनेगा, तो जैसे मान लीजिए 5 वर्ष में से उन्हें 3 वर्ष यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात उसको पद से या पंचायत का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो नेक्स्ट जो चुनाव होंगे तो जो नेक्स्ट बनकर आएगी वो 2 वर्ष मिलाकर 2 वर्ष यहाँ काम kरेगी, मतलब टोटल मिलाकर 5 वर्ष होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोबारा जो आ रहे वो भी 5 वर्ष करे, तो शेष कार्यकाल तक वो है अपने कार्य को करेगी, ठीक है। उसकी जो कार्यकाल रहेगा वो शेष वर्ष रहेंगे जितने भी बचे हैं। फिर सदस्य की योग्यता के लिए अगर देखें तो सदस्य की योग्यता एवं जो अयोग्यता से संबंधित सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष प्राप्त कर चुका है, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो वो जो है संबंधित राज्य के राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु विधि द्वारा अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। मतलब एक प्रकार से इनने कर ली हो तो ये हो जाएगा, और अगर कोई राज्य विधानमंडल ने विधि द्वारा अयोग्य करार नहीं दिया गया है तो दोनों स्थिति में हमको यहाँ पर देख सकते हैं जो सदस्य है उसके लिए योग्य साबित होंगे। मतलब कोई व्यक्ति 21 साल का हो गया हो, दूसरा वो राज्य विधानमंडल के कानून में अयोग्य नहीं हो, तो वो दोनों स्थिति में यहाँ पे देख सकते हैं हम अयोग्य साबित नहीं किया जाएगा, मतलब वो पंचायत का सदस्य चुने जाने योग्य होगा। यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य उपयुक्त आधार पर अयोग्य है, मतलब यहाँ पे इन आधार पर अगर अयोग्य पाया जाता है तो इसका निश्चय जो है मतलब ऐसी रीति से किया जाएगा या ऐसी विधि से किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई है। मतलब कोई भी व्यक्ति इनको अयोग्य साबित नहीं कर सकता है, जो राज्य विधानमंडल की विधि है उसी के द्वारा इनको अयोग्य साबित किया जा सकता है विधि बनाकर। फिर देख सकते हैं पंचायतों के संबंध में उनकी शक्तियों के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या उनकी शक्तियाँ, क्या क्या पावर्स होती है। तो पंचायतों के कार्य हम देख सकते हैं। सबसे पहली अगर बात करें तो जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को एक प्रकार से जो पावर है या शक्तियाँ या अथॉरिटी दे सकता है जो कि उन्हें एक प्रकार से स्वायत्त रूप या स्वायत्त शासन के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बना सकें। तो हमको विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ देखने को मिलती है। जैसे आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय से संबंधित हम देखें तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के जो कार्यक्रम है उनको तैयार करने का काम किसका होता है, पंचायतों का होता है। दूसरी चीज़ जो आर्थिक विकास है और सामाजिक न्याय की योजनाओं को क्रियान्वयन करना जो उन्हें सौंपी गई है, ये सारा कार्य होता है किसका, पंचायतों का। साथ में जो 11वीं अनुसूची में जो विषय है हम बोल सकते हैं 29 विषय, तो 29 विषय जो है 11वीं अनुसूची में उपलब्ध है, उनसे संबंधित सारे विषय इसके अंतर्गत जो इसके पावर के रूप में गिने जाते हैं। नेक्स्ट कभी कभी जरूरत होती है जो राज्य विधानमंडल है वो पंचायतों को वित्तीय स्रोत व कर लगाने के संबंध में भी शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। तो ये चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत। साथ में राज्य का वित्त आयोग भी देखने को मिलता है हमको एक, जिसको जो है राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाता है और कब तक के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए। यानी राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात
पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और ये जो है मतलब ये जो वित्त आयोग है राज्यपाल को विभिन्न संबंध में यहाँ पे सिफारिश कर सकता है। जैसे कि अगर बात करें विभिन्न सिद्धांत हो सकते हैं, जैसे राज्य के द्वारा कोई कर वसूले जाते हैं, शुल्क वसूले जाते हैं, फीस, तो उससे संबंधित यहाँ राज्यपाल को सिफारिश करेगा वितरण से संबंधित। फिर दूसरी चीज़ देखें तो पंचायतों द्वारा जो विनियोजित किया जा रहा है, शुल्क है, कर है, फीस है, उनसे संबंधित यहाँ पर राज्यपाल को सिफारिश करेगा। राज्य की संचित निधि है उससे संबंधित भी सहायता अनुदान को एक प्रकार से देखें तो वो राज्यपाल को सिफारिश करेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार के लिए अपेक्षित उपाय के बारे में राज्यपाल को यहाँ पर सिफारिश करेगा। साथ में देखें तो जो किसी अन्य विषय में जो हम देख सकते हैं राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्त पोषण के हित में आयोग को निर्देश किया जाए, उससे संबंधित भी हमको यहाँ पर सिफारिश देखने को मिलेगी। तो देखिए जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल वित्त आयोग की संरचना मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सदस्यों की अयोग्यताएं क्या होनी चाहिए, उसकी चयन की जो रीति है, नीति है, कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ यहाँ पर राज्य विधानमंडल के द्वारा क्या की जाएगी, निर्धारित की जाएगी। और राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिश, प्रत्येक सिफारिश जो है और उसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा जो भी वित्त आयोग के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देख सकते हैं चुनाव अगर होते हैं तो उसके लिए राज्य निर्वाचन की जरूरत पड़ती है। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका प्रावधान किस में किया गया, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन सभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे राज्य वित्त आयोग के बारे में पूछ लिया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिए जो भी मैं बताते चल रहा हूँ और आप उनका आंसर लिखकर कोशिश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो हमको 243 आर्टिकल के अंतर्गत जो के के अंतर्गत पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। और पंचायतों के लिए चुनावी प्रक्रिया की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची और एक प्रकार से जो पंचायत है उसके सभी मतलब एक प्रकार चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलती है। अच्छा, इसके अंतर्गत एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल महोदय के द्वारा। ये आप कॉमन सेंस से याद रख सकते हैं। उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। उसकी नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में कोई भी यहाँ पे मतलब एक प्रकार से अलापकारी मतलब नियुक्ति के पश्चात बीच में कोई परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है, जैसे हमने जो बाकी के निर्वाचन आयोग पढ़े थे उससे संबंधित देख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति पर हटाया जाएगा जिस आधार पर उच्च न्यायालय के जो एक प्रकार से न्यायाधीश को हटाया जाता था। हाईकोर्ट के जो जज है उनको हटाने की प्रक्रिया हमने देखे थे पीछे के लेक्चर में। ठीक है, पहले जो यूनिट है उसमें देखे थे। तो उससे संबंधित आप देख सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग को उसी रीति से हटाया जाएगा। फिर भाग 9 कहाँ लागू नहीं होता, भाग 9 यानी कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित चीज़ें कहाँ लागू नहीं होती। तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, कहीं पिछड़ा क्षेत्र जहाँ पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उनमें देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद नंबर 243M क्या बोलता है, इसके अनुसार भाग 9 जो है इससे संबंधित प्रावधान एक प्रकार से अलग अलग राज्य जैसे कि हम देख सकते हैं नागालैंड है, इसके अलावा मेघालय है, मिजोरम है और जम्मू कश्मीर। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य की बात करें तो इनमें लागू नहीं होगा। दूसरी चीज़ अगर बात करें हम यहाँ पे तो जैसे मणिपुर है, तो मणिपुर के अंतर्गत ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जिला परिषद विद्यमान है तो वहाँ पे ये लागू नहीं होंगे। ठीक है, दार्जिलिंग की अगर बात करें, दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जहाँ दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद अस्तित्व में है, यहाँ लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद नंबर 244 में जो निर्दिष्ट अनुसूचित एवं जनजाति जो क्षेत्र है वहाँ पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी के संबंध में जो है संसद को पावर मिली थी, अगर संसद चाहे तो इस अधिनियम को कुछ अपवादों मतलब जो अपवाद है और संशोधन है उसके साथ अनुसूचित क्षेत्र में लागू कर सकती है जो उचित समझा जाए उसके द्वारा। तो इसी प्रावधान के तहत यहाँ पे पेशा एक्ट देखने को मिलता है। पेशा एक्ट का मतलब क्या है, जो अधिनियम है एक प्रकार से अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 1996 में अधिनियमित किया गया था, जिसको बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, यानी कि पेशा एक्ट 1996 में ये आया था। तो इसके तहत यहाँ पे जो संसद है, संसद अपने पावर को यहाँ पे देख सकती है, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अनुसार यहाँ पे लगाने का पावर रहता है उसको। ठीक है, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है न्यायालय जो है, न्यायालय के हस्तक्षेप पर भी यहाँ रोक लगाई जा सकती है। यदि अधिनियम में जो अधिनियम है हमारा, यदि अधिनियम पंचायतों के चुनाव के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर भी रोक लगाता है जो अधिनियम है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक प्रकार से निर्वाचन क्षेत्र और सीटों के आवंटन संबंधी मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाएगा, ये भी यहाँ देखने को मिलता है इस अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने देखें।
तो देखिए यहाँ आप क्वेश्चन याद रखिए, देखिए पंचायती राज से संबंधित आप देखिए 5 नंबर में भी आ सकता है और 11 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। साथ में ये देखिए आपको 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों का कार्यकाल। उसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे राज्य वित्त आयोग के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। और भाग 9 से संबंधित भी आपको पूछा जा सकता है, भाग 9 आपको 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। पंचायती राज की समस्याएं, चुनौतियां और बाधाएं, मतलब क्या क्या इसमें समस्याएं हो सकती हैं, मतलब उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं या फिर बाधाएं क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए इससे संबंधित हम सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे नगर पालिका से संबंधित। तो देखिए पंचायती राज की जो समस्या है, चुनौतियाँ है और बाधा है, वो क्या क्या होनी चाहिए वो हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए पंचायती राज के समक्ष विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ हमको देखने को मिलती है। सबसे पहली तो अगर देखें, केंद्र की स्थिति कमजोर बनाती है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है और कई बार ये केंद्र की स्थिति को कमजोर बनाती है। वोट की राजनीति के कारण कभी कभी कोई जो है स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दा राष्ट्रीय हितों के ऊपर चला जाता है, यानी कि राष्ट्र को महत्व कम दिया जाता है और निचले लेवल को ज़्यादा महत्व दे दिया जाता है। तो इस हिसाब से केंद्र की स्थिति को ये कमजोर बनाती है। दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है, वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जाती। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए, मतलब राजनीतिक जो दल है या क्षेत्रीय दल है वो निजी स्वार्थों एवं हितों से संचालित होकर स्थानीय संगठन के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। इस कारण से जो पंचायतें हैं कभी कभी वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाती। साथ में देखें, नौकरशाही रवैया जो है अवरोधक के रूप में कार्य करता है। मतलब जो राज्य है वो क्या करता है, पंचायतों के प्रति नौकरशाही, एक प्रकार से नकारात्मक रवैया अवरोधक के रूप में काम करता है। और अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच एक प्रकार से जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना पाना यहाँ मुश्किल काम होता है। दोनों के बीच क्या करते हैं, एक प्रकार से टकराहट हो जाती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कटु संबंध यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, कटु संबंध के कारण कई स्थानों पर विकेंद्रित संस्था है उसके निष्पादन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नौकरशाही रवैया का जो अवरोधक के रूप में यहाँ काम किया जाना काफ़ी घातक होता है। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं, ग्रामों का जो है सामाजिक वातावरण हम देखें तो एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है भारत के अंतर्गत। ग्रामीण समाज कैसा है, काफ़ी अशिक्षित देखने को मिलता है, रूढ़िवादी देखने को मिलता है, जातिवाद वहाँ देखने को मिलता है, जातिवाद से जकड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोगों में अवसरों एवं अधिकारों के प्रति काफ़ी जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा प्रभावशाली लोगों का वहाँ वर्चस्व देखने को मिलता है। प्रभावशाली से मतलब जो धनी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो इन लोगों का यहाँ वर्चस्व देखने को मिलता है, जो काफ़ी गंभीर चुनौती के रूप में सामने उभर कर आता है पंचायतों के सामने। परिणाम स्वरूप क्या होता है, समाज के सर्वांगीण विकास की अवधारणा यहाँ नष्ट हो जाती है। इसके अलावा देखें तो चुनाव में व्यापक भ्रष्टाचार और जो हिंसा होती है वो हमको देखने को मिलती है। पंचायती व्यवस्था और लोकतंत्र को खोखला कर रही है सारी चीज़ें। साथ में वित्तीय संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। जो पंचायती संस्था है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी देख सकते हैं हम इसको, मतलब वित्तीय जो संसाधन उसकी कमी को। पंचायती संस्थान जो है सदैव धन के अभाव से ग्रसित रहती है, जिसके कारण वह लोक कल्याणकारी जो योजना है उसका कार्यान्वयन नहीं कर पाती। इसके अलावा जो पंचायत है, पंचायती राज अधिनियम हम देखें कुछ महत्वपूर्ण विषय पर भी वो मौन रहती है, मतलब अपना पक्ष या अपना पल्ला झाड़ लेती है या कुछ नहीं बोलती। वहाँ पर पंचायती संस्थाओं में कार्य जो है एवं अधिकारियों को एक प्रकार से निश्चित करना राज्य की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। मतलब यहाँ पे पंचायतों का अधिकार नष्ट कर दिया जाता है, राज्य की इच्छा पर यह काम किया जाएगा। और जो 11वीं अनुसूची है जो पंचायतों से संबंधित है, उसमें दिए गए जो विषय है उसके संबंध में जो राज्य विधानमंडल है कौन कौन से पंचायतों को एक प्रकार से मतलब कौन कौन से पंचायत को देगी, यह उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है। मतलब 11वीं अनुसूची क्या बोलती है कि पंचायतों को इससे संबंधित पावर मिलेगी, परंतु इसको लेकर भी राज्य विधानमंडल को पावर दे दी गई है कि राज्य विधानमंडल चाहेगा कि वो किसको ये प्रदान करे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे घातक देखने को मिलता है। फिर हम देखें तो विधायकों एवं सांसदों का पदेन सदस्य के रूप में होना भी काफ़ी यहाँ पे जो है बाधा उत्पन्न करता है पंचायती राज व्यवस्था में। मध्य स्तर पर और जिला स्तर पर क्या होता है, जो विधायक है और जो अन्य जो सांसद है वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, पदेन सदस्य के रूप में यहाँ पे निर्वाचित हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे बाधा उत्पन्न करते हैं। फिर हम देख सकते हैं आरक्षण की जो व्यवस्था है, जैसे हमने देखे थे SC ST से संबंधित आरक्षण, महिला से संबंधित आरक्षण और जो कुछ OBC से संबंधित आरक्षण है, उसमें भी अगर देखें तो पंचायतें अपना लक्ष्य हासिल करने में काफ़ी असफल सिद्ध हो रही है। और अधिकांशतः है जो महिला प्रतिनिधि उसके स्थान पर उसके पति या कमजोर वर्ग के स्थान पर प्रभावशाली व्यक्ति शासन चला रहा है। ऐसे उदाहरण आज भी हमको देश में कई जगह देखने को मिलते हैं। खास करके अगर देखें जहाँ शिक्षा की कमी है तो उस क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर समस्या देखने को मिलती है।
तो जो भारत है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारी चुनौतियां और समस्या हमने देखे हैं, जिसे दूर करना काफ़ी आवश्यक है। जैसे भारत के अंतर्गत संस्कृति, भाषा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकवाद, जो सारी समस्या है पंचायती व्यवस्था के समक्ष काफ़ी गंभीर चुनौती पेश करती है। तो भारत जो है, भारत दुनिया का विशालतम लोकतंत्र को हम अगर देखें, भारत जो है दुनिया का विशालतम लोकतंत्र है। उसके होने के कारण जो है इस व्यवस्था को सार्थक ढंग से लागू करके ज़मीनी जो दिक्कतें आ रही है वो हम देख सकते हैं, वो यहाँ पर दूर करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। ठीक है, वर्तमान में 26 लाख से भी अधिक व्यक्ति त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और यदि इन प्रतिनिधियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए तो ये प्रतिनिधि बेहतर ढंग से कार्य करेंगे। मतलब जितनी समस्याएं है, जितनी बाधा है, उनको थोड़ा सा अगर प्रयास करें तो वो समस्या काफ़ी दूर की जा सकती है, और जो है देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी फायदा यहाँ पर होगा। तो हमको प्रयास क्या किया जाना चाहिए, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर जिस लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है वह ग्रामीण जनता में चेतना लाने के लिए मुख्य भूमिका निभाएगी, और निर्बाध गति से चल रहे इस लोकतंत्र में किसी प्रकार का कोई क्रांतिकारी परिवर्तन संभव नहीं है। किंतु बेहतर भविष्य है, बेहतर भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं हम, यह परिवर्तन एक प्रकार से जो है उसको एक प्रकार से वाहक के रूप में सिद्ध हो सकता है, ये हम देख सकते हैं। तो हमने यहाँ देखें पंचायती राज की समस्या और चुनौतियाँ, ये आपको देखने को मिलेगा 11 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इससे संबंधित भी आंसर लिखने की प्रैक्टिस करते जाइए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन हमने बात करें हैं, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत दो चीज़ें हमको देखने को मिली। पहली चीज़ तो हमको देखने को मिली ग्राम पंचायत से रिलेटेड, और दूसरा नगरीय पंचायत। ग्राम पंचायत का 73वां था संविधान संशोधन, और इसका हमको देखने को मिलेगा 74वां संविधान संशोधन। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए कंप्लीट हम टॉपिक एंड कर देते हैं इस लेक्चर में। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थोड़ा बड़ा होगा लेक्चर, पर आप मैनेज करके चलिए। अगर मैं इसको दो भागों में डालूंगा थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 73वां 74वां संविधान संशोधन अर्थात स्थानीय स्वशासन है, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए टुकड़ों में, वही है बात है, टुकड़ों में जी रहे हैं, इस प्रकार की बात नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए लेक्चर तो मैनेज करके चलना है। हमारे अंदर इतना मतलब पावर होना चाहिए कि लेक्चर कितना भी बड़ा हो, पढ़ने का अगर जुनून है तो हम कितने भी बड़े लेक्चर को पढ़ जाएं। ठीक है, जब मैं रिकॉर्ड करने की पावर रखता हूं तो आप पढ़ने की पावर क्यों नहीं रख सकते। ठीक है, तो चलिए जाने दीजिए बाकी की बातें, आप पढ़ने में दिमाग लगाइए। तो देखिए भारत में अगर बात करें तो सर्वप्रथम कानूनी रूप से जो है 1687 में मद्रास के अंतर्गत क्या किया था, मतलब एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा मद्रास शहर में नगर निगम की स्थापना की गई थी, या नगर निगम संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, मद्रास नीचे मतलब दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वहाँ स्थापित की गई थी। और नगरीय शासन व्यवस्था के संबंध में मतलब जो मूल संविधान था उसमें कोई प्रावधान देखने को नहीं मिलता। जैसे कि वर्तमान में अगर देखें तो 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके कारण हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो मूल संविधान है उसमें प्रावधान नहीं था, फिर भी इसे 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया था कि इस संबंध में कानून बनाने का जो पावर है वो किसका रहेगा, राज्य को रहेगा। इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई थी। इसी का अनुसरण करते हुए या इसी का पालन करके विभिन्न राज्यों में नगरीय शासन जो है उसकी व्यवस्था के संबंध में कानून बनाया गया, और साथ में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। ये आप देख सकते हैं। इसको और पारित करने की अगर बात करें तो पारित किया गया 1 जून 1993 को इसको पारित किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9A, देखिए 9 तो पंचायती राज से संबंधित था, अब साइड में A लग गया, यानी कि उसी संशोधन किया गया और फिर से उसके बाद A जोड़ दिया गया, तो भाग 9A जोड़ा गया। और अनुच्छेद अगर बात करें तो 18 अनुच्छेद यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए 243P, इसके पहले हमने देखे 243 के अंतर्गत ही पंचायत के बारे में देखे थे, तो P हम देख सकते हैं 243P से लेकर 243ZG तक हमको किसका जो है प्रावधान देखने को मिलता है, नगरीय प्रशासन या नगरीय शासन का प्रावधान देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 18 विषय होंगे। पंचायती राज व्यवस्था में कितने थे, 29 विषय थे, और यहाँ पे आपको नगरीय प्रशासन में 18 विषय देखने को मिलते हैं। साथ में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायती व्यवस्था संबंधित, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है नगरीय प्रशासन से संबंधित। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो अगर आपको पूछा जाए 5 नंबर में आप नगरीय शासन को समझाइए, तो आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे समझाना है। ठीक है, 5 नंबर यानी कि 5 लाइन। ठीक है, 5 लाइन से मतलब 50 से 60 शब्द। ठीक है, लाइन कोई की छोटी कोई बड़ी हो सकती है, परंतु हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो कॉपी होगी वो कैसी होगी, एक निश्चित मानक पर होगी। तो उसी मानक को ध्यान में रखकर हमने एक फॉर्मेट भेजा था। ठीक है, फॉर्मेट आपको भेजा था, उसकी आप एक प्रकार से कॉपी निकला सकते हो, प्रिंट निकला के बाकी की फोटो कॉपी करा के उसी पैटर्न पर अगर लिखोगे तो आपको मुख्य एग्जाम में या मुख्य परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या होता है, देखिए हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, किसी भी प्रकार की कॉपी में, रजिस्टर में, पेज में लिख लिए हैं, तो उससे क्या होगा, हमको एक स्थिति पता नहीं चलेगी। अगर फाइनल स्थिति पता चल जाए कि मुख्य परीक्षा में हमको कैसा लिखना है,
तो आपको आसानी होगी। तो उसी पैटर्न में लेकर चलिए ना, कि आप ऐसा सोचिए कि हम मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं अभी से, तो आप जो फॉर्मेट मैंने शेयर किया था ग्रुप में, उत्तर लेखन ग्रुप में, उसको आप प्रिंट कर लीजिए। मैं फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है, एक बार और टेलीग्राम जो उत्तर लेखन ग्रुप है उसमें आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। जो भी व्यक्ति उत्तर लेखन ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो पहले जाकर इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े। उसी के साइड में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तर लेखन की जो लिंक है वो भी दी गई है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, जैसे हमने पंचायतों से संबंधित उनका गठन देखे थे, संरचना देखे थे, आरक्षण देखे थे, कार्यकाल देखे थे, योग्यताएं देखे थे, उसी के संबंध में हम यहाँ पे भी उसी संबंध में सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे नगर पालिका का गठन। तो नगर पालिका का गठन जो है वो हम देख सकते हैं, उनका 3 प्रकार से गठन किया जा सकता है। राज्य में जो है नगर पालिका का गठन 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो कौन कौन सी? एक नगर पंचायत। तो नगर पंचायत की अगर बात करें तो इसका जो गठन है एक प्रकार से संक्रमणशील क्षेत्र, जिसे हम ट्रांजिशनल क्षेत्र बोल सकते हैं। ट्रांजिशनल क्षेत्र होगा जो कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। नगरीय क्षेत्र की ओर मतलब ग्राम से नगरीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। तो बीच में जो एक प्रकार से संक्रमण क्षेत्र है उसमें अगर देखें तो नगरीय पंचायत का गठन किया जाएगा। दूसरी बात करें नगर पालिका, तो इसका गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। नगरीय क्षेत्र तो है परंतु छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। और उसके बाद है नगर निगम। तो नगर निगम का गठन किया जाएगा बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए। तो आप बात करें नगर से मतलब ग्राम से नगर हो रहे हैं तो नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका, बड़े नगरीय क्षेत्रों के नगर पंचायत। तो ये आप याद रख करके चल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, नवीन क्षेत्र जो होते हैं जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित की गई है तो वहाँ नगर पालिका का गठन नहीं किया जाता। नगर पालिका का गठन वहाँ पे नहीं किया जाता जिसमें राज्यपाल के द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित की गई है, या इंडस्ट्रियल टाउनशिप हम बोल सकते हैं। फिर बात करें स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसका संरचना कैसी रहेगी, तो इसके सभी सदस्य जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पर चुने जाएंगे। नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पर चुने जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिकाओं को एक प्रकार से निर्वाचन जो क्षेत्र है यानी वार्ड में बांटा जाएगा। राज्य विधानमंडल नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की विधि तय कर सकता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के द्वारा इस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल जो विधि है या लॉ है उसके द्वारा नगर पालिका में विभिन्न व्यक्तियों को यहाँ पे क्या कर सकता है, प्रावधान कर सकता है कि वो वोट दे सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को पावर नहीं रहती ना, मतलब कि वोट नहीं दे सकता, परंतु उस स्थिति में भी राज्य विधानमंडल ऐसी विधि बना सकता है कि वो व्यक्ति वोट दे सकता है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है, जिन्हें जो नगर पालिका में वोट डालने का अधिकार नहीं होता, तो राज्य विधानमंडल इनको व्यवस्था करके वोट डालने का अधिकार प्रदान कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति है लोकसभा में है या फिर राज्य विधानसभा में है, ऐसे व्यक्ति जो कि निर्वाचक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो नगर पालिका के क्षेत्र का भाग उसमें आता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पे भाग लेने का अधिकार दे दिया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट जो है राज्यसभा और राज्य विधान परिषद, जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति जो कि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता के रूप में पंजीकृत है, तो वो भी यहाँ पे वोट दे सकते हैं। किसके अंतर्गत? राज्य विधानमंडल की विधि के द्वारा। फिर हम देखें तो कुछ वार्ड समिति के अध्यक्ष होते हैं, वो भी यहाँ पे इसकी विधि के द्वारा शामिल किए जा सकते हैं। तो देखिए, ऐसी नगर पालिका जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, वहाँ एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन भी किया जा सकता है। ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। चलिए आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने पंचायतों में आरक्षण की बात करे थे, वैसे नगर पालिका में भी आरक्षण देखने को मिलता है। तो आरक्षण किन किन का देखने को मिलता है? SC ST महिलाओं का, SC ST का जनसंख्या के अनुपात में देखने को मिलता है, और महिलाओं का मिलता है 1/3, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम 100 है तो 100 में से 33 से कम महिलाओं का यहाँ पे मतलब जो आरक्षण है उससे कम नहीं होना चाहिए। और OBC को राज्य विधानमंडल की जो है एक प्रकार से शक्ति है कि वो अपनी इच्छा अनुसार इनको जो आरक्षण प्रदान कर सकता है अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। फिर कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल जो पंचायती राज व्यवस्था उसी के जैसे 5 वर्ष का होता है। अगर विघटन हो जाता है 5 वर्ष के पूर्व तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। और शेष कार्यकाल जो पंचायत बन के जो कार्यकाल मतलब नगर पालिका बन के आएगी वो शेष कार्यकाल तक यहाँ पे रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 वर्ष के बाद यहाँ विघटन हुआ तो बाकी के 2 वर्ष शेष कार्यकाल कहलाएगा। फिर योग्यता और अयोग्यता की अगर बात करें तो जिस व्यक्ति ने 21 वर्ष पूर्ण कर लिए हो, जैसे हमने पीछे बात किए थे, और जो संसद या फिर जो राज्य विधानमंडल उसके द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से नगर पालिका का सदस्य चुने जाने योग्य बन सकता है। अब प्रश्न उठता है कि नगर पालिका को कोई सदस्य उपयुक्त आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, जैसे हमने बात की थी पीछे, तो वो निश्चय कैसे किया जाएगा? वो निश्चय किया जाएगा राज्य विधानमंडल के द्वारा जो विधि बनाई गई है उसके आधार पर ये निश्चय किया जाएगा कि वो व्यक्ति अयोग्य है। तो चलिए यहाँ हमने देख लिया। देखिए नगर पालिका से संबंधित उसके बाद और कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे
नगर पालिका से संबंधित जो शक्तियाँ है, कार्य और शक्तियों की अगर बात करें उसके संबंध में, जैसे हमको पंचायतों के संबंध में शक्तियाँ प्राप्त थी, वैसे नगर पालिकाओं की भी कार्य और शक्तियाँ देखने को मिलती है। तो इनको शक्तियाँ कौन प्रदान करता है? राज्य विधानमंडल को शक्ति प्राप्त होती है कि वो नगर पालिकाओं को स्वायत्त शासन बनाने के लिए, मतलब स्वायत्त रूप से काम करने के लिए इनको शक्तियाँ प्रदान कर सके। तो शक्तियाँ क्या क्या होगी? आर्थिक और सामाजिक जो न्याय है उनके कार्यक्रमों को तैयार करना, ठीक है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी जो योजनाएं जिनका क्रियान्वयन करना जो उनको सौंपी गई है। 12वीं अनुसूची में संबंधित जो विषय है 18 विषय, उनका क्रियान्वयन करना, उनसे संबंधित कानून बनाना। और इसके अलावा वित्तीय स्रोत के रूप में कर और जो अन्य चीज़ें हैं इससे संबंधित शक्तियाँ प्रदान की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जिला योजना समिति की अगर बात करें तो जिला योजना समिति जो है किसके अंतर्गत गठित की जाती है? अनुच्छेद नंबर 243 का ZD, ठीक है, 243 का ZD के अंतर्गत हमको इसका जो है जिला योजना समिति का गठन देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक महानगर जो है क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा और इसका कार्य जो है संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए जो है विकास योजना का प्रारूप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए राज्य जो है मतलब राज्य विधानमंडल के अंतर्गत अगर देखें तो राज्य विधानमंडल जिला योजना समिति का जो है संरचना, एक प्रकार से जो निर्वाचन है इससे संबंधित सारी चीज़ें विधि बना सकती है राज्य विधानमंडल, ठीक है, इसकी संरचना से संबंधित। परंतु इस अधिनियम के अनुसार समिति के जो कुल सदस्य है 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे, ऐसा वहाँ निर्धारित किया जाता है। जिला योजना समिति का अध्यक्ष जो है एक प्रकार से समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को कहाँ प्रदान करेगा? राज्य सरकार को। सिंपल सी बात है, राज्य द्वारा सारी चीज़ें की जाएगी तो राज्य सरकार को ही प्रदान की जाएगी। दूसरी होती है महानगर योजना समिति। तो महानगर योजना समिति का जो है प्रावधान कहाँ है? 243 ZE में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा और इसका कार्य संपूर्ण महानगर क्षेत्र के विकास योजना को प्रारूप यहाँ पे तैयार करना होगा और इसकी संरचना राज्य विधानमंडल के द्वारा देखने को मिलती है। जो सदस्य है उसकी निर्वाचन कार्य से संबंधित विधि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई जाएगी। परंतु इस अधिनियम के अनुसार जो कुल सदस्य, जैसे यहाँ 4/5 थे, वैसे यहाँ 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के जो सदस्य और पंचायतों के अध्यक्ष इनके द्वारा अपने में निर्वाचित किए जाएंगे और जो विकास योजना है वो भी यहाँ पर राज्य विधानमंडल को या राज्य सरकार को प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार हमने इसकी कार्य शक्तियाँ, जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति के बारे में पढ़ा। तो देखिए हमारा जो है पंचायती राज से संबंधित सारी चीज़ें, जो स्थानीय स्वशासन है, जवाबदारी है, वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है, ताकि क्लियरिटी बनी रहे। चलिए, हमने देखे हैं 73वां 74वां संविधान संशोधन, जनभागीदारी, स्थानीय शासन के बारे में पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आवश्यकता और महत्व आपका 5 और 11 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखते चलिए। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ आप 5 नंबर में भी आंसर लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप 11 नंबर में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ आप सारी समितियों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसमें? 11 नंबर में। 73वां संविधान संशोधन आप 5 नंबर में भी लिखिए और 11 नंबर में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत विभिन्न टॉपिक आप देख सकते हैं, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर किए। फिर उसके बाद आप राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये दोनों आप 3-3 नंबर में लिखिए, यहाँ पे है ना, क्वेश्चन है ये। सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, आप लिखते चलिए। और आंसर को आप कहाँ देंगे? आंसर को आप टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं भी पोस्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। डेली की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है उसमें भी आप उसको लिख कर आप पोस्ट करिए, तो वही बहुत है। इसके अलावा हमने देखे पंचायती राज समस्या, पंचायती राज की जो समस्या है, चुनौतियाँ और बाधाएं देखें, तो इसको भी आप 5 नंबर और 11 नंबर में दर्शाइए, ठीक है। इसके अलावा नगरीय शासन को देखें तो ये आपको 5 नंबर और 11 नंबर में लिखना है। साथ में आप देख सकते हैं इनसे संबंधित गठन, संरचना, आरक्षण, कार्यकाल, योग्यता और अयोग्यता हमने देखें। इसके अलावा कार्य एवं शक्तियाँ देखें, जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति। तो इस प्रकार हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे, पहला जो टॉपिक हमारा उससे संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जा चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जवाबदेही एवं अधिकार, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपका दायित्व है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, इस जो है इस प्रयास में जोड़े, ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करने की मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, आपके द्वारा ही इसको पहुँचाया जा सकता है, और आपकी सहायता के बगैर ये काम नहीं किया जा सकता। तो आपकी जिम्मेदारी रहना चाहिए, ये चीज़ आपका मेरे प्रति कुछ दायित्व रहना चाहिए, जैसे मेरा आपके प्रति कुछ दायित्व है।
तो इस प्रकार से आपको चलना है। तो लाइक करते चलें और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर को कमेंट भी करना है, और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ बताए हैं उनका आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करते चलना है। कुछ कमी हो तो सुझाव जरूर बताना है, आपके सुझाव को जरूर स्वीकार किया जाएगा अगर उचित होगा तो। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।